Hi guys, this is Raghav from Britica Services. So guys, this is an informative video for you कि जिसमें आप जान सकते हो कि बैकएंड डेवलपमेंट क्या होता है और आप कैसे एक अच्छे बैकएंड डेवलपर बन सकते हो। ओके, सो यहाँ हम डिस्कस करने वाला है बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में कि बैकएंड डेवलपमेंट होता क्या है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज आपको आनी चाहिए जिसकी हेल्प से आप एक अच्छे बैकएंड डेवलपर बन सकते हो और फ्यूचर में आप कौन सी टेक्नोलॉजी सीखकर एक एडवांस प्रोफेशनल बैकएंड डेवलपर बन सकते हो। ओके, सो बैकएंड डेवलपमेंट बेसिकली है क्या? ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन है, कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से वेब एप्लीकेशन है या फिर एक मोबाइल एप्लीकेशन है या फिर एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। ठीक है, हर एक एप्लीकेशन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो होता है आपका फ्रंट एंड, जिससे बेसिकली आपका जो कस्टमर है या फिर जो यूजर है वो इंटरैक्ट करता है, जो भी सामने आपको दिखाई देता है। अगर मैं एक वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो कस्टमर बेसिकली जो मेरी वेबसाइट है वो ब्राउजर पे व्यू करेगा, उसका यूआई एंड ऑल, राइट। अगर मैं कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाता हूँ तो कस्टमर से व्यू करेगा ऑन इट्स मोबाइल, राइट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे कि बीएस कोड या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक हिस्सा होता है फ्रंट एंड जिससे बेसिकली आपका कस्टमर इंटरैक्ट करता है। ठीक है, सारा यूआई, कलरिंग वगैरह, स्टाइलिंग ऑल। तो दूसरा हिस्सा होता है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बैक एंड। ठीक है, बैक एंड वो हिस्सा है जहाँ पर बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट है, जिस बिजनेस के लिए आपने बनाया है उस प्रोडक्ट को, उस बिजनेस का लॉजिक लिखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ई कॉमर्स साइट बनाते हो, ठीक है, लेट्स से आप एक शॉपकीपर ओनर हो, ठीक है, फिलहाल आप लोकली काम करते हो, आपको एक उसे ग्लोबली एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट जरूरत होगी। ठीक है, तो उसके लिए आप एक वेबसाइट क्रिएट करोगे, राइट। तो उस वेबसाइट पे आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट आउट करोगे, तो उसके लिए आपको एक फ्रंट एंड डेवलपर की रिक्वायरमेंट होगी जो आपके प्रोडक्ट्स को, आपकी वेबसाइट का डिजाइन वगैरह सब बनाए संभाले। ठीक है, बट जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स को आप लेट्स से आपको वेबसाइट के अंदर ऐड करना है डायनेमिकली। इन फ्यूचर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को आपको वेबसाइट में ऐड करना है। तो उसके लिए लेट्स से आपको एक डैशबोर्ड चाहिए, राइट। सो वो डैशबोर्ड लेट्स से आपके फ्रंट एंड डेवलपर्स क्रिएट करते हैं, बट जो डेटा है वो देन उसे हमें स्टोर करना पड़ता है कहीं पर, राइट। तो उस डेटा को हम स्टोर कराते हैं डेटाबेस के अंदर, राइट। तो ये जो जॉब होता है डेटा को डेटाबेस में स्टोर कराने का, ये आपके बैकएंड डेवलपर्स का होता है। ठीक है, देन आपकी ई कॉमर्स साइट के अंदर जो पेमेंट गेटवे होते हैं, ठीक है, जिससे आपकी पेमेंट आनी होती है, ये सारा प्रोसेसिंग काम बैकएंड डेवलपर संभालते हैं। ठीक है, ऑर्डर्स प्लेस करना, उनकी इन्वेंटरी को ट्रैक करना, तो ये सारा का सारा जो लॉजिक पार्ट है, ठीक है, लॉजिकल पार्ट है, ये सारा काम एक बैकएंड डेवलपर का होता है। ठीक है, जितना भी पार्ट आपका फ्रंट एंड पे चल रहा है ब्राउजर पे या मोबाइल एप्लीकेशन पे, वो पार्ट संभालते हैं फ्रंट एंड डेवलपर्स। ठीक है, तो जो बैक एंड डेवलपमेंट में जो आप प्रोग्रामिंग करते हो, ठीक है, वो प्रोग्राम बेसिकली रन कहाँ होते हैं? ठीक है, वो प्रोग्राम बेसिकली रन होते हैं आपके सर्वर पे। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ कह सकते हैं हम करते हैं यहाँ पर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग मतलब हम वो कोड लिखते हैं जो कि बेसिकली एक सर्वर पे चलेगा। ठीक है, सर्वर क्या होता है? बेसिकली एक कंप्यूटर ही है, राइट, जिसमें बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जो कि होता है सर्वर। इसका काम क्या होता है बेसिकली? जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है किसी यूजर की, तो उसे डेटा सर्व करना, सो दैट इज ए सर्वर। ओके, सो लेट्स से हम बात करो वेब एप्लीकेशन की। सो वेबसाइट वेब एप्लीकेशन के अंदर जो फ्रंट एंड होगा उसे यूजर व्यू करेगा ऑन इट्स ब्राउजर, राइट। और जो बैक एंड होगा वो लिखा जाएगा इस सर्वर पे। ठीक है, तो ये हमारा सर्वर है जहाँ पर हम अपनी प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। ठीक है, सर्वर एक नॉर्मल मशीन ही होती है आपकी, ठीक है, जिसमें हमारा कोड रन करेगा। प्लस यहाँ पर एक और चीज होगी, वो होगा डेटाबेस सर्वर। डेटा बेस सर्वर, ठीक है। डेटाबेस क्या है? अगेन आप समझ सकते हो, एक मशीन ही है आपकी, ठीक है, जो भी जिसके अंदर एक सर्वर इंस्टॉल हो रखा है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, हमें खुद से क्रिएट नहीं करना पड़ता। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे कि माइस्क्ल है, पोस्टग्रेस है, मोंगोडीबी है। ठीक है, तो हम इनकी हेल्प से जो सर्वर है वो एक सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, आगे इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, राइट। चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, जो डेटाबेस सर्वर है वो हमारा जो ये मेन सर्वर है बैकएंड का, इसके साथ इंस्टॉल हो सकता है, या फिर आप चाहो तो डेटाबेस सर्वर एक डिफरेंट प्लेस पे हो सकता है, डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन पे हो सकता है। ठीक है,
तो लेट से हम सर्विस लेते हैं फॉर एग्जांपल डिजिटल ओशन की, ठीक है। सो डिजिटल ओशन का सर्वर लेट से है बैंगलोर में, ओके, बैकएंड सर्वर। आप चाहो तो इसी सर्वर पे अपना डेटाबेस सर्वर भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप चाहो तो एक अलग से डेटाबेस सर्विस ले सकते हो, लेट से मोंगोडीबी एटलस। तो उस केस में आपको मुंबई ज्योग्राफिकल लोकेशन मिलेगी जहां पर आपका मोंगोडीबी का डेटाबेस सर्वर रहेगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिस टाइप से आपको मैनेज करना है, डेटाबेस साथ में रखना है अलग रखना है, वो आपके डिपेंड करता है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट पे, प्रोजेक्ट के साइज पे, ठीक है। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं कि बैकएंड डेवलपर बनने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज आपको आनी चाहिए, क्या क्या टेक्नोलॉजी आप सीखते हो जिसकी हेल्प से आप इस सर्वर को क्रिएट कर पाते हो, ठीक है, अपना बिजनेस लॉजिक लिख पाते हो। तो सबसे पहले हमें आनी चाहिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अगेन इस पे आपकी चॉइस है, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, आप कोई भी लैंग्वेज पिक करके एक बैकएंड जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जावा है मार्केट में, पाइथन है, ठीक है, गो है, गोलैंग, ठीक, काफी नई लैंग्वेजेस भी आ रही हैं, रस्ट, रूबी, ये सारी, ठीक है। या फिर आप यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली नोड जेएस की हेल्प से आप एक बैकएंड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो करेंटली जो पॉपुलर है हमारे पास मार्केट में वो है नोड जेएस, ठीक है। सो मैं नोड जेएस के पर्सपेक्टिव से ही चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है, कि नोड जेएस सीख कर आप कैसे एक बैकएंड डेवलपर बन सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। सो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप जावास्क्रिप्ट को पिक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि करंटली मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और एक अच्छा फ्यूचर भी रहेगा आपके लिए अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखते हो तो, ठीक है। इन केस अगर आप फ्यूचर में फ्रंट एंड डेवलपर भी सीखना चाहते हो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, तो अगेन जावास्क्रिप्ट आपके लिए वहाँ भी बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। लेट्स हमने लैंग्वेज सीख ली, जावास्क्रिप्ट आपने, ओके। सेकंड जो आपको चूज करना है वो है फ्रेमवर्क। सेकंड आपको एक फ्रेमवर्क चूज करना है, ठीक है। तो इस केस में अगर लेट्स अगर आप जावास्क्रिप्ट के साथ जाते हो तो आप नोड जेएस को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नोड जेएस के साथ आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो, बट अगेन नोड जेएस एक फ्रेमवर्क नहीं है, कह सकते हो आप फ्रेमवर्क है, बट एक्चुअली इट्स अ रन टाइम, ठीक है। सो रन टाइम का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, इसको इनिशियली बनाया गया था ब्राउजर पे रन होने के लिए, जेएस जो है आपकी इनिशियली ब्राउजर पे रन करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। बट लेटर ऑन इसमें इम्प्रूवमेंट्स हुए, ठीक है, और हमने क्या करा, जावास्क्रिप्ट को बेसिकली सर्वर पे एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बट डायरेक्टली हम जेएस को एग्जीक्यूट नहीं करा पा रहे थे सर्वर पे, ठीक है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट की लिमिटेशंस थी, ठीक है। बिकॉज सर्वर पे हमें चाहिए क्या, सर्वर पर हमें चाहिए कि जो हमारे लैंग्वेज है वो हमारे लोकल फाइल सिस्टम से इंटरेक्ट करे, डेटाबेस से इंटरेक्ट करे, हमारे ओएस लेवल पर मल्टी थ्रेडिंग ये सब पे काम करे, राइट। सो जावास्क्रिप्ट में ये कमियां थी, बिकॉज जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे चलती थी और ब्राउजर के पास ये सिक्योरिटी राइट्स नहीं थे कि वो हमारे सिस्टम को एक्सेस कर पाए, ठीक है। सो इस वजह से हमने क्या लाए, नोड जेएस आई मार्केट में, ठीक है। तो नोड जेएस क्या है, बेसिकली काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करते हो आपके सर्वर पे, ठीक है। तो ये जो आपका सर्वर है, इस सर्वर के अंदर आप इंस्टॉल करते हो नोड जेएस को, ठीक है। और सिस्टम पे नोड जेएस इंस्टॉल करने के बाद आप इजीली जावास्क्रिप्ट को अपने सिस्टम पे इस सर्वर पे रन करा सकते हैं, ठीक है। सो नोड.js क्या है, नोड.js इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर बाय विच यू कैन एग्जीक्यूट योर जावास्क्रिप्ट ऑन अ सर्वर, ठीक है। तो बेसिकली नोड.js करता क्या है, आपके सिस्टम पे सर्वर पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, एक रन टाइम क्रिएट कर देता है जिसकी हेल्प से आप जावास्क्रिप्ट को रन करा पाते हो सिस्टम पे, ठीक है। तो ये मेन जॉब होता है आपका नोड.js का, ठीक है। आगे नोड.js के अंदर आप चाहो तो वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और भी डिफरेंट ऑपरेशन है, पूरा का पूरा बैकएंड चाहो तो नोड.js के अंदर आप लिख सकते हो, इसे हम वनीला नोड.js भी कहते हैं। तो आप वनीला नोड.js की हेल्प से पूरा बैकएंड लिख सकते हो, ठीक है। बट 99% ऑफ द केसेस जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं आज के टाइम पे, नोड.js शायद ही कहीं यूज होती होगी, या बहुत ही रेयर चांस है कहीं नोड.js यूज होती होगी, ठीक है। बिकॉज नोड.js का जो सिंटैक्स है, जो नोड.js के साथ काम करना है, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। दैट्स वाई हम डायरेक्टली नोड.js का यूज नहीं करते, वनीला नोड.js वी डोंट यूज। सो इंस्टेड ऑफ वनीला नोड.js हम क्या करते हैं, अगेन आप इसे कह सकते हो नोड.js का फ्रेमवर्क है हमारे पास, दैट इज एक्सप्रेस,
काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस जेएस एक्सप्रेस। इस एक्सप्रेस का हम यूज करते हैं फॉर राइटिंग अवर बैकएंड। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो बैकएंड है, ठीक है, अपना बिजनेस लॉजिक है, वो हम एक्सप्रेस की हेल्प से लिखेंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेस के साथ काम करना काफी ज्यादा आसान है, सुटेबल है। ओके, सो एक्सप्रेस के अंदर काफी सारी चीज सीखनी पड़ती है, या फिर आप कोई भी फ्रेमवर्क पिक करते हो, ठीक है, हर एक के अंदर ये जो टास्क है कॉमन होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमने एक्सप्रेस को पिक करा, तो हमें करना क्या है बैकएंड में। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है हमारा बैकएंड के अंदर वो है, अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर आप लेट्स से फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाते हो जिसमें आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट का नॉर्मली यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में जो राउटिंग होती है, ठीक है, राउटिंग वो आप एक्सप्रेस की हेल्प से करते हो। राइट, राउटिंग का मतलब क्या होता है, कोई वेबसाइट है उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं। लेट्स से अगर आपने हिट करा abc.com या whatever.com, ठीक है, तो उस साइट का मेन पेज खुलता है, होम पेज। ठीक है, तो बेसिकली उस केस में जो राउट होता है वो होता है स्लैश। ठीक है, इसे हम राउट कहते हैं। उस केस में जो रूट होता है वो है स्लैश। तो स्लैश के केस में क्या है, होम पेज डिस्प्ले करना है सर्वर को, राइट। इन केस यूजर ने हिट करा कॉन्टैक्ट अस का लिंक, उस केस में लेट से एक राउट है कॉन्टैक्ट, तो उस कॉन्टैक्ट के राउट पे क्लिक करने पर हमें कॉन्टैक्ट अस का पेज दिखना चाहिए। वो यूजुअली हमें जो वेबसाइट्स पे दिखाई भी देता है। आप कॉन्टैक्ट के लिंक पे क्लिक करते हो, कॉन्टैक्ट अस का पेज दिखता है। सर्विसेज के लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको सर्विसेज दिखती हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट की। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसे हम राउटिंग कहते हैं। तो ये सारा पार्ट हम एक्सप्रेस के अंदर करते हैं। ठीक है, इन केस अगर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करते हो। ठीक है, तो अगेन इसी केस के अंदर हमें टेम्पलेट इंजन्स का यूज करना पड़ता है, टेम्पलेटिंग इंजन्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका एक्सप्रेस के अंदर है। तो टेम्पलेटिंग इंजन का काम क्या है, जो भी आपके HTML के पेजेस हैं, ठीक है, ये लेट्स से HTML पेज है, इसके अंदर अगर आपको डायनेमिक कंटेंट लेट्स से डेटाबेस से कुछ कंटेंट है, वो डायनेमिकली आपको डायनेमिक कंटेंट इस वेब पेज के अंदर सर्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम टेम्पलेटिंग इंजन्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें काफी पॉपुलर हमारे पास पग है, ठीक है, हैंडल बार है, EJS है। ठीक है, बट जो प्रिफरली हम यूज करते हैं वो है EJS, क्योंकि EJS का जो काम करना है काफी ज्यादा आसान रहता है। ठीक है, बाकी हमारे पास और भी ऑप्शन है, पग, हैंडल बार, EJS, तो तीनों ही हमारे टेम्पलेटिंग इंजन्स हैं, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक नॉर्मल वेब पेज में, एक HTML पेज के अंदर डायनेमिक कंटेंट दिखा सकते हो डेटाबेस से फेच करा करके। ठीक है, तो ये सीखने के बाद आप देन एक्सप्रेस के अंदर सीख सकते हैं नेक्स्ट पार्ट, वो होगा आपका REST API क्रिएट करना। ठीक है, REST APIs। ठीक है, तो REST APIs बेसिकली होती क्या है, ठीक है, या फिर नॉर्मली मैं कहूँ API क्या होती है, तो API का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सिंपल में कहूँ कि जो इंटरनेट है, ठीक है, पूरे इंटरनेट पे जो भी डेटा एक्सचेंज हो रहा है आपस में कंप्यूटर्स के बीच में हो रहा है, राइट। तो अगर आपको दो कंप्यूटर के बीच में डेटा एक्सचेंज कराना है या दो डिफरेंट डोमेन्स के बीच में डेटा एक्सचेंज करना है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ API। ठीक है, तो बस बेसिकली API का यही काम है कि दो डिफरेंट कंप्यूटर के बीच में डेटा को एक्सचेंज करना। ठीक है, तो लेट्स से ये हमारे दो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में अगर मुझे डेटा एक्सचेंज करना है, ठीक है, तो इसके लिए मैं क्रिएट करूंगा API। ठीक है, तो API एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है। ठीक है, अगेन API काफी टाइप्स होते हैं, जैसे कि REST API हो गई, GraphQL, gRPC, काफी सारे टाइप की APIs होती हैं। ठीक है, तो बट जो करेंटली जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है REST API। ठीक है, काफी टाइम से चली आ रही है। ठीक है, REST API धीरे धीरे एक और पॉपुलर हो रही है GraphQL API। ठीक है, इन फ्यूचर आप चाहो तो GraphQL API भी सीख सकते हो। ठीक है, तो REST क्या है, REST बेसिकली एक आर्किटेक्चर है। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स है REST के, जैसे कि स्टेटलेस, ठीक है, HTTP इज इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं REST के आर्किटेक्चर के अंदर। सो बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स हमें जो है अपने API को डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, सो API से करते क्या हो, दो डिफरेंट कंप्यूटर के बीच में डेटा का एक्सचेंज कराते हो। ठीक है, और जो डेटा एक्सचेंज होता है उसके लिए जनरली एक फॉर्मेट डिसाइड होता है, फॉर एग्जाम्पल जेसन। ठीक है, जेसन एक डेटा स्ट्रक्चर है, कह सकते हो, डेटा का फॉर्मेट है जिसके अंदर आप अपना डेटा जो है डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में एक्सचेंज कराते हो। ठीक है, तो API की खास बात क्या है कि भले ही आपके दोनों कंप्यूटर्स पे
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट हो, फर्क नहीं पड़ता। मतलब लेट्स से इस कंप्यूटर के अंदर जो कोड लिखा गया है, ठीक है, वो लिखा गया है जेएस के अंदर, और यहाँ पर लिखा गया है डॉट नेट के अंदर, ठीक है। अगेन कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लैंग्वेजेस पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, बिकॉज एपीआई का सिंपल रूल है कि जो डेटा एक्सचेंज होगा वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में होगा, फॉर एग्जांपल जेसन। और जो जेसन फॉर्मेट है वो आपके जावास्क्रिप्ट और डॉट नेट दोनों को समझ में आता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई एपीआई ज्यादा इतनी आजकल पॉपुलर है, ठीक है, बिकॉज ये आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो एक्सप्रेस के अंदर हम नेक्स्ट सीखते हैं रेस्ट एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो रेस्ट एपीआई में बेसिकली हमारे आते हैं करड ऑपरेशंस, ठीक है, हम बेसिकली सीखते हैं करड ऑपरेशंस। तो करड ऑपरेशंस का मतलब क्या है? देखिए, सी का मतलब होता है क्रिएट, ठीक है, मतलब कि लेट्स से वेबसाइट पे एक फॉर्म है, आपने फॉर्म को फिल करा, फिल करते ही उस डेटा को आपको डेटाबेस पे स्टोर करना है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे क्रिएट ऑपरेशन, ठीक है, बिकॉज आपने कुछ डेटा, कुछ रिसोर्स को स्टोर कराया बैकएंड पे, डेटाबेस पे, ठीक है। आर का मतलब होता है रीड। रीड का मतलब लेट से डेटाबेस का डेटा है वो मुझे किसी को शो करना है, लेट से एडमिनिस्ट्रेटर को या किसी पर और अलग पर्सन को, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे रीड ऑपरेशन, डेटाबेस से डेटा को रीड करना। यू का मतलब है अपडेट, मतलब कि डेटाबेस में रखा हुआ कुछ जो डेटा है उसको आपने अपडेट करा, लेट से कोई प्रोडक्ट था तो उसका प्राइस आपने चेंज करा, प्लस माइनस 10,000 रुपीज, सो वो एक अपडेट ऑपरेशन हुआ, ठीक है। डी का मतलब हो गया डिलीट, मतलब डेटाबेस से कोई प्रोडक्ट लेट से डिलीट कर दिया आपने, तो दैट इज डिलीट ऑपरेशन, ठीक है। तो ये जो CRUD ऑपरेशंस है, इन्हें परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पर डेटाबेस का भी यूज करेंगे ऑब्वियसली, राइट। तो यहाँ पर आपका डेटाबेस भी, ठीक है। तो CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बेसिकली हमें डेटाबेस की भी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। बिकॉज जो भी डेटा है हमारा वो एट द एंड हम डेटाबेस के अंदर ही स्टोर करेंगे या फिर डेटाबेस के अंदर से रिट्रीव करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले, ठीक है, जो डेटा है हमारा वो हम लाते हैं बैकएंड पे, ठीक है। लेट से हमारा एक फॉर्म था, ठीक है, फॉर्म में हमने डेटा सबमिट करा, देन सबमिट करने के बाद ये डेटा आएगा आपका बैकएंड पे, ठीक है। ये हमारा लेट से बैकएंड सर्वर है, डेटा हम यहाँ पर रिसीव करेंगे, ठीक है। इस डेटा को देन हम चेक करेंगे, ठीक है, सैनिटाइज करेंगे, राइट, डेटा वैलिड है या नहीं है। आफ्टर देन हम इस डेटा को अपने डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। सेम केस है रीड ऑपरेशन के साथ भी, डेटाबेस से हम पहले डेटा रीड करेंगे, बैकएंड सर्वर पे लाएंगे, एंड देन जो डेटा है वो हम अपने फ्रंट एंड पे लाएंगे, ठीक है। तो अब जो बैकएंड से डेटाबेस है, इन दोनों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन कैसे होगी? तो इसके लिए डेटाबेस की भी खुद की लैंग्वेज होती है, ठीक है। डेटाबेस बैकएंड को डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए डेटाबेस की कुछ लैंग्वेज है, ठीक है। तो बेसिकली दो टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए। एक होती है हमारी एसक्यूएल बेस्ड, दूसरी होती है हमारी नो सीक्वल, ठीक है। एसक्यूएल का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। और नो सीक्वल का मतलब है नो सीक्वल, मतलब जहाँ एसक्यूएल नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले जो आई थी बेसिकली जब डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आया था, सबसे पहले एसक्यूएल काफी ज्यादा पॉपुलराइज हुआ था, ठीक है। तो जितने भी डेटाबेसेस बन रहे थे उस टाइम, तो वो एसक्यूएल पे बन रहे थे, एसक्यूएल लैंग्वेज पे। तो एसक्यूएल के अंदर होता क्या है, बेसिकली जो भी डेटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। बट जो नो सीक्वल है उनमें बेसिकली कहा गया है कि आपको एसक्यूएल लैंग्वेज को फॉलो नहीं करना है, डेटाबेस आपका किसी भी फॉर्म में किसी भी लैंग्वेज में स्टोर हो सकता है, ठीक है। सॉरी, नॉट लैंग्वेज, किसी भी फॉर्म में डेटा स्टोर हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ मोंगो डीबी की, ठीक है, तो मोंगो डीबी जो है एक नो सीक्वल डेटाबेस है, जहाँ पर जो आपका डेटा है ना वो जेसन फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ कोई एसक्यूएल डेटाबेस जैसे पोस्टग्रेस, ठीक है, तो पोस्टग्रेस के अंदर बेसिकली जो डेटा है वो एज पर एसक्यूएल लैंग्वेज ही स्टोर होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें एसक्यूएल की क्वेरीज लिखनी पड़ती है, ठीक है, जिसके हेल्प से आप डेटाबेस से इंटरैक्ट कर पाते हो, ठीक है। सो और जो मोंगोडीबी है उसके अंदर बेसिकली मेथड्स हैं, ठीक है, मेथड्स लाइक जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं आपके, वैसे ही मेथड्स या फंक्शंस होते हैं मोंगोडीबी के अंदर। तो इन मेथड्स या फंक्शंस की हेल्प से बेसिकली आप डेटाबेस से इंटरैक्ट करते हो। और जो एसक्यूएल डेटाबेस है वहाँ पर बेसिकली एसक्यूएल की क्वेरीज होती है, जिनकी हेल्प से आप डेटाबेस से इंटरैक्ट करते हो। तो यहीं पर हमें अपने बेसिकली डेटाबेस के अंदर ये सीखना ही पड़ता है कि अगर आप पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर रहे हो तो हमें एसक्यूएल सीखना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। अगर आप एक मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ जाते हो तो उस समय हमें मोंगोडीबी के मेथड सीखने पड़ेंगे,
ठीक है। इनके अलावा और भी हमारे डेटाबेस होते हैं, फॉर एग्जांपल रेडिस होता है, कैसेंड्रा होता है, ठीक है, माइस्क्ल है, काफी सारे हैं, ओरेकल है, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो आप कोई भी एक इनिशियल लेवल पे एक डेटाबेस चूज कर सकते हो, आइदर पोस्टग्रेस या मोंगोडीबी। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा मोंगोडीबी, बिकॉज मोंगोडीबी जो है काफी ज्यादा आसान है काम करने में कंपेयर टू एसक्यूएल। ठीक है, तो एसक्यूएल में कुछ ज्यादा क्वेरीज में लोग फंस जाते हैं, ठीक है, पर मोंगोडीबी काफी आसान रहता है, बिकॉज यहाँ पर डेटा जो है जेसन फॉर्म में रहता है। तो जेसन जो है काफी ज्यादा रिलेटेड है जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, तो आपको आसानी रहेगी अगर आप मोंगोडीबी के साथ इनिशियली स्टार्ट करोगे तो लेटर ऑन आप एसक्यूएल भी सीख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो हमें सीखना पड़ता है डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज या फिर जो जो भी उसके मेथड्स वगैरह हैं मोंगोडीबी के अंदर वो। ठीक है, तो इन्हें सीखने के बाद, ठीक है, ठीक है, हम सीखते हैं बेसिकली जो इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा यूज किया जाता है, डायरेक्टली ये क्वेरीज और मेथड्स का हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इंस्टेड हम यहाँ पर यूज करेंगे ओ आर एम्स का। ठीक है, ओ आर एम या फिर ओ डी एम कहते हैं हम इन्हें। ठीक है, तो ORM का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग लाइब्रेरी, और ये ODM है आपका ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मॉडल लाइब्रेरी। ठीक है, तो अगर आप एक एसक्यूएल डेटाबेस यूज करते हो तो उस केस में हम एक ORM का यूज करते हैं, ORM लाइब्रेरी। फॉर एग्जांपल सिक्वलाइज है, इसमें प्रिज्मा है। ठीक है, अगर आप ODB यूज करते हो तो उस केस में हम एक ODM यूज करते हैं, डेट इज mongoose। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन जो भी डेटाबेस आप यूज कर रहे हो। ठीक है, इनका फायदा क्या होता है, बेसिकली जो फंक्शंस होते हैं वो काफी ज्यादा आसान हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एसक्यूएल की बात करूं तो एसक्यूएल के अंदर जो आप क्वेरी लिखते हो, ठीक है, तो काफी ज्यादा लंबी क्वेरीज होती हैं, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है। ठीक है, बट अगर आप एक ओआरएम का यूज करोगे, फॉर एग्जांपल सिक्वलाइज, तो उस केस में ओआरएम हमें कुछ फंक्शंस देता है। ठीक है, कुछ हेल्पफुल फंक्शंस देता है जिसकी हेल्प से जो आपका काम है काफी ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो अगेन ये आपकी चॉइस है कि अगर आपको डायरेक्ट क्वेरी लिखनी है तो वो भी कर सकते हो, या फिर आप ORM या ODM का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इनका यूज करेंगे तो जो हमारा डेवलपमेंट टाइम है, बेसिकली जो हमारा कोडिंग का टाइम है, काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है और काम काफी जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, अगेन परफॉर्मेंस का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल भी है नहीं। ठीक है, मैं कहूंगा बिल्कुल 0% परफॉर्मेंस इशू है। अगर आप डायरेक्ट क्वेरी यूज करते हो या फिर ORM का यूज करते हो, परफॉर्मेंस आपकी डिग्रेड नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये मेन हमें क्वेरी सीखनी पड़ती है जिसकी हेल्प से आप ये जो क्रेड ऑपरेशन है कर पाते हो और कंप्लीट आपकी रेस्ट एपीआईज आप क्रिएट कर पाते हो। ठीक है, डेटाबेस के अंदर अगेन और कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें आप अगेन सीख सकते हो, जैसे कि इंडेक्सेस इन फ्यूचर। ठीक है, इनिशियली इतना काफी है, वरना इन फ्यूचर आप इंडेक्सेस के बारे में जान सकते हो। ठीक है, देन ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं डेटाबेस के अंदर ये। ओके, MongoDB अगर सीखते हो आप तो उसके अंदर एग्रीगेशन फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, तो ये एग्रीगेशन फ्रेमवर्क क्या होता है ये आपको सीख सकते हो इन फ्यूचर। ठीक है, अगर आपको और ज्यादा इन डेप्थ जाना है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, बिकॉज इन एट द एंड आफ्टर कपल ऑफ इयर्स, आप नॉट आफ्टर कपल ऑफ इयर्स, एक साल के बाद ही आपको इन सब कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी डेटाबेस के अंदर। बिकॉज जैसे जैसे आप बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करोगे डेटा काफी ज्यादा बढ़ेगा, तो उस केस में क्वेरीज को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, हमें एपीआई ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी, तो उस केस में हमें डेटाबेस लेवल पर इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करना पड़ेगा, इंडेक्सेस, ट्रांजैक्शन, एग्रीगेशन, इन सब का। ठीक है, तो अगर आप इतना पार्ट सीख लेते हो बैकएंड के अंदर, ठीक है, तो आप 80% तक एक अच्छे बैकएंड डेवलपर बन गए हो। ठीक है, 80% आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, बिकॉज आप जो भी क्रेड ऑपरेशन है, रेस्ट एपीआई है, बना पा रहे हो। ठीक है, इसके बाद हमें क्या सीखना है, ठीक है, वो है बेसिकली, इसके बारे में सीखना पड़ेगा डेटाबेस के बैकएंड के अंदर ही ऑथेंटिकेशन पार्ट। ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन कैसे होती है। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि आप ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन मैकेनिज्म को सेट करते हो। ठीक है, ऑथेंटिकेशन का मतलब है आपका जो लॉगिन का फ्लो हो गया, साइन अप का फ्लो हो गया। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड हो गया, मेल सेंड करनी हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके ऑथेंटिकेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, यूजर को वैलिडेट करना कि ये करेक्ट यूजर है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारा पार्ट आपका ऑथेंटिकेशन में आता है। ऑथराइजेशन में आपका क्या है, बेसिकली जो कोई भी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ई कॉमर्स ऐप बना रहा हूँ, ठीक है, तो उस केस में मेरे
एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, राइट, अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, सेलर हो सकते हैं, कस्टमर होंगे, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स इन्वॉल्व है मेरी एप्लीकेशन के अंदर। तो हर एक एक्टर के हिसाब से तो कुछ रोल्स और परमिशंस दी गई होंगी कि किस पर्सन को किस किस डेटा का एक्सेस है, ठीक है। तो ये ऑथराइजेशन हम इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर आप इसे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल भी कर सकते हो, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इन शॉर्ट। तो ये काफी सारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बैकएंड के, ठीक है। ये सीखने के बाद देन आप सीख सकते हो फाइल अपलोड कैसे की जाती है, ठीक है, और फाइल डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बैकएंड में पीडीएफ या कोई भी फाइल क्रिएट करनी हो गई, लेट से पीडीएफ क्रिएट करना है, पीडीएफ जनरेशन, ठीक है। तो ये सारी एडिशनल चीजें आप और सीख सकते हो बैकएंड के अंदर, और अपने आप को स्किल्स को और अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने लेट से इतना पार्ट अगर सीख लिया, ठीक है, तो आप एक अच्छे बैकएंड डेवलपर बन सकते हो, ठीक है। और अपने जो करियर है वो करियर की स्टार्ट कर सकते हो एज बैकएंड डेवलपर, ठीक है। अगेन बस ये सीखना नहीं है, आपको प्रोजेक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे, राइट। सो एक तो आपको एप्लीकेशंस क्रिएट करनी होगी, ठीक है। सो अगर आपको लेट से फ्रंट एंड में एक्सपीरियंस नहीं है तो उस केस में आप एपीआई बना लोगे, और जो फ्रंट एंड है उसके लिए आप बूटस्ट्रैप या फिर डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज का यूज कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप रेडीमेड कोड आपको फ्रंट एंड के लिए मिल सकता है। बिकॉज एट द एंड अगर आपको प्रोजेक्ट शोकेस करना है तो आपके पास थोड़ा बहुत फ्रंट एंड तो होना ही चाहिए, ठीक है, तभी आप अपने बैक एंड के प्रोजेक्ट को दिखा पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आप बूटस्ट्रैप जैसी लाइब्रेरीज का यूज कर सकते हो फॉर क्रिएटिंग योर फ्रंट एंड पार्ट, ठीक है। तो इसके आगे अगर आप चाहो तो और एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक एडवांस करना है और बैक एंड को इन फ्यूचर, लेट से आफ्टर 1 ईयर, अगर आपने 1 साल काम कर लिया है उसके बाद आप एडवांस कर सकते हो। तो उस केस में आप डेटाबेसेस को और अच्छे तरीके से इनहेंस तरीके से पढ़िए, ठीक है। इसके अंदर डेटाबेस के अंदर आप रेडिस सीख सकते हो, ठीक है। रेडिस एक इन मेमोरी डेटाबेस है, जिसमें बेसिकली जो डेटा है आपका रैम में स्टोर होता है। बेसिकली कैशिंग के लिए हम रेडिस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कैशिंग आप सीख सकते हो, ठीक है। देन डॉकर, ठीक है। डॉकर काफी ज्यादा पॉपुलर टूल है आज के टाइम पे, ठीक है। बिकॉज जो फिलहाल आप एप्लीकेशन बनाते हो वो होती है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे। मोनोलिथिक मतलब क्या होता है कि एक सिंगल ऐप है अगर आपकी, तो लेट से अगर उसके अंदर कोई भी पार्ट फेल होता है, लेट से ऑर्डर्स का पार्ट अगर फेल हो गया किसी तरीके से, ठीक है, तो आपकी जो पूरी पूरी एप्लीकेशन है वो डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो मॉडर्न जितने बड़े बड़े वेबसाइट्स बनते हैं, जितने भी हैवी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ माइक्रो सर्विसेज इन्वॉल्व होती है। तो माइक्रो सर्विसेज होती क्या है, हर एक पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। लेट से पेमेंट को एक अलग सर्विस बना देते हैं। अलग सर्विस का मतलब उस पेमेंट के लिए अलग से सर्वर होगा, अलग से डेटाबेस होगा, ठीक है। सेम केस अगर कार्ड की फंक्शनलिटी है तो उसके लिए अलग से सर्वर, ठीक है, अलग से उसका डेटाबेस होगा। सो डैट अगर इन केस कोई भी सर्विस अगर क्रैश होती है तो वो बाकी सर्विसेज पे इम्पैक्ट नहीं करती, बाकी सर्विसेज चलती रहती है। तो इनके लिए बेसिकली जो सर्विस माइक्रो सर्विसेज है, तो इनके लिए हम कंटेनर बनाते हैं, जिसके लिए हम डॉकर का यूज करते हैं, ठीक है। डॉकर प्लस यहीं पर हमारा क्यूबरनेटिस भी हम यूज करते हैं, ठीक है। उन कंटेनर्स को बेसिकली रन कराने के लिए कुबरनेटिस का यूज किया जाता है, ठीक है। देन ये जो भी सर्विसेज चलेंगी बेसिकली क्लाउड पे चलेंगी, तो वहां पर आप AWS या फिर एज्योर कोई भी सीख सकते हो, ठीक है। अगेन काफी ज्यादा डीप सीखना नहीं है आपको। लेट से अगर आपने AWS की 20-30 सर्विसेज सीख ली, इलास्टिक बीनस्टॉक हो गया या फिर EC2 इंस्टेंस, सर्वरलेस, AWS लैम्डा, 5-10 अगर सर्विसेज भी सीख लेते हो आप तो काफी ज्यादा इनफ है आपके लिए। अगेन आप फ्यूचर में एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए आप ये टेक्नोलॉजी सीख सकते हो। एपीआई के केस में आप GraphQL सीख सकते हो। GraphQL अगेन काफी ज्यादा पॉपुलर हो पा रही है, ठीक है। इनिशियली तो आप REST एपीआई बनाते हो, देन लेटर ऑन आप GraphQL सीख सकते हो, तो आप GraphQL एपीआई भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। देन वेब सॉकेट्स, ठीक है। तो वेब सॉकेट्स क्या होता है, बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। तो इनिशियली जो रेस्ट एपीआईज है वो आपकी HTTP प्रोटोकॉल पे बेस्ड है, बट वेब सॉकेट भी काइंड ऑफ प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से बिना क्लाइंट से रिक्वेस्ट सर्वर पे आए आप जो रिस्पॉन्स है भेज सकते हो सर्वर टू क्लाइंट, ठीक है, बिना एक क्लाइंट से रिक्वेस्ट आए, ठीक है।